हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं मूर्ति देवी आई केयर सेंटर हाँसी आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे HSSC का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और जियोग्राफी सभी सब्जेक्ट आते हैं। लेकिन जो हमारा जो मेन जो फोकस है हमारा यहाँ जो हम करेंगे, हम हमारा जो विषय हिंदी रहेगा। और हिंदी जो भाषा में HSSC में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर किन प्रश्नों को हम नहीं जानते। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि इसके इनमें से जो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज से हम हिंदी की जो क्लास है वो स्टार्ट करने जा रही हैं। तो आज का जो हमारा जो विषय है वो हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ और किस तरह से जो हिंदी भाषा हमारी जो वर्तमान की जो राष्ट्रीय भाषा है, ये राष्ट्रीय भाषा के रूप में किस प्रकार विकसित हुई, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा जैसे हम थर्ड क्लास में या फोर्थ क्लास में पढ़ते आए हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाएं और उनके विचारों को हम स्वयं ग्रहण करें, तो उसे भाषा कहते हैं। और इस बात से आप समझ सकते हो कि भाषा के माध्यम से ही जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, और इसी प्रकार व्यक्ति ही नहीं बल्कि जो छोटे छोटे जीव जानवर वे भी भाषा से पहचाने जा सकते हैं। जैसे जो कोयल की आवाज़ कैसी होती है, एक चिड़िया की आवाज़ कैसी होती है, और जैसे हम जो अन्य जो कीट है उनकी जो आवाज़ से पहचाने जा सकते हैं। जैसे हम कोयल की आवाज़ को सुनकर यही कह सकते हैं कि ये कोयल की आवाज़ है या ये चिड़िया की आवाज़ है, या फिर किसी अन्य सोर्स की आवाज़ से हम पहचाने जाते हैं। तो भाषा एक ऐसा साधन है या यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की एक ऐसी श्रेणी है जिसके माध्यम से हम अपने जो विचार है वो दूसरों तक पहुंचाएं और उनके जो विचार है हम ग्रहण कर सकें। तो भाषा के अंतर्गत सभी जानवरों, पशु पक्षियों या मनुष्यों की भाषा के अंतर्गत हम ले सकते हैं। और भाषा के माध्यम से ही जो व्यक्ति की पहचान होती है। एक व्यक्ति अपने देश से दूसरे जो देश में जाता है तो भाषा के माध्यम से ही पहचाना जा सकता है। हम हमारा हरियाणा का ही जो हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि यहाँ बाहर से आए हुए जो व्यक्ति है, जैसे बिहार से या फिर उत्तर प्रदेश से या फिर बाहर की और अन्य जो देश से आए होते हैं, वो हम 1 मिनट में ही पहचान सकते हैं कि जो इसकी जो लैंग्वेज है वो हरियाणवी नहीं है। क्योंकि हरियाणवी जो भाषा हमारी मूल भाषा है, जो हरियाणा की जो लैंग्वेज है, लेकिन जो हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है। आगे हम बाहर कहीं जाते तो हम अपनी जो फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी के माध्यम से ही जो दूसरे अन्य क्षेत्रों में जाते हैं तो उसी के माध्यम से हम पहचाने जा सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कि हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ, इसके विषय में किन किन कठिनाइयाँ आई और किसका जो विकास कौन कौन सी भाषाओं के माध्यम से हुआ और किन किन कठिनाइयों का सामना करते हुए जो हिंदी है हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा बनी। तो सबसे पहले हिंदी भाषा का जो विकास है हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्राचीन आर्य भाषा काल, मध्यकालीन आर्य भाषा काल और आधुनिक आर्य भाषा काल, ये जो 3 इसके प्रकार हैं। प्राचीन आर्य भाषा काल के विषय में हम पढ़ते हैं। इसका जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का काल है। इस प्राचीन आर्य भाषा काल में जो सबसे पहले वेदों की रचना हुई, और वेदों में आप जानते हैं हमारे जो संस्कृत साहित्य में 4 वेद हैं,
उसमें आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसमें जो प्रयुक्त होने वाली जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा हमारे देश की मूल भाषा है और अन्य जो विश्व की जो भाषा है वो संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और इसी भाषा के माध्यम से अन्य भाषाओं का विकास हुआ। आगे जो ये वैदिक भाषा थी जिसमें वेदों की रचना हुई और जिसमें जो वेदों की जो भाषा बनी वो वैदिक भाषा कहलाई। आगे फिर लौकिक भाषा, लौकिक भाषा के अंतर्गत हम रामायण, महाभारत आदि की रचनाएं ले सकते हैं। रामायण जैसे कि आप जानते हैं महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और प्रथम जो कवि कहलाए, और महाभारत की रचना वेद व्यास ने की जो कि संस्कृत भाषा की लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आती है। इसके बाद जो भरत जो ऋषि हुए उन्होंने भरतनाट्यम नाटक की शुरुआत की और इस तरह नाटकों की का जो भरतनाट्यम को पंचम वेद भी कहा जाता है। पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आता है, HSSC पूछ लेती है कि जो भरतनाट्यम है ये किसकी रचना है, और इसके पश्चात जो संस्कृत साहित्य की रचनाएं आती हैं और संस्कृत साहित्य के अंतर्गत संस्कृत ऋषियों या आचार्यों द्वारा लिखी गई जो संस्कृत भाषा की रचनाएं हमारे इस लौकिक भाषा में ये आती हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जो व्याकरण जो ग्रंथ लिखा था पाणिनि ने, वो पाणिनि जो जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, यानी कि संस्कृत से जो संस्कृत व्याकरण का जिस आचार्य ने प्रयोग किया तो वो पाणिनि थे, और पाणिनि से ही फिर कात्यायन और पतंजलि आदि जो आचार्य हुए, और उन्होंने जो उनके द्वारा जो लिखित जो व्याकरण थी वही परिवर्तित होकर परिशुद्ध होकर आगे नागेश भट्ट आदि जो आचार्य हुए उन्होंने अपनी रचनाओं में जो संस्कृत व्याकरण है जो उसका विकास किया। आगे है मध्यकाल। मध्यकाल आर्य भाषा काल। मध्यकाल आर्य भाषा काल का जो समय है 500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का अर्थ होता है जब ईसा मसीह के जन्म का से पूर्व की रचना, ईसा मसीह के जीवन से पूर्व की रचनाएं से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक। प्रथम शताब्दी यानी कि जो शताब्दी वर्ष शुरू हो गया था उस समय तक की रचनाएं जो आती हैं ये मध्यकालीन आर्य भाषा काल में ली जाती हैं। और इस भाषा के अंतर्गत जो हमारी जो मूल जो संस्कृत भाषा थी उस भाषा से थोड़ा सा इसका जो आगे जो विकास हुआ, तो सबसे पहले जो भाषा आई वो पाली आई। जैसे कि आप जानते हो हैं कि जो हमारे जो इतिहास में जो महात्मा बुद्ध हुए, महान जो सिद्ध महान जो हमारे महात्मा बुद्ध हुए, और उनकी जो भाषा थी वो पाली थी। जैसे कि आप जानते हो कि जो महात्मा बुद्ध ने संसार में आकर जो समाज में फैले हुए आडंबर और कुवृत्तियों को समाप्त करने का प्रयास किया, जो उन्होंने जो अपना जो राजनीतिक जीवन न जीकर एक साधारण जीवन जिया और एक ऋषि बनकर जो अपने संदेश लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि जो उस समय जो समाज था वो बाह्य आडंबरों और कुरीतियों में फंसा हुआ था। तो महात्मा बुद्ध ने अपने जो संदेश पहुंचाए और जो उनके जो संदेश थे उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनको लिखा, और सूक्त पिटक और विनय पिटक उनकी रचनाएं हैं। और तब तक जो प्रथम जो शताब्दी शुरू हो गई थी, और महाराज जो कनिष्क हुए हमारे हिंदी इसमें साहित्य में इतिहास में
तो उन्हीं के शासनकाल में जो शताब्दी जो ईस्वी पूर्व शुरू हुआ। और आगे है प्राकृत। प्राकृत पाली भाषा के पश्चात जो प्राकृत भाषा साहित्य की भाषा बनी, और इस भाषा के अंतर्गत शौरसैनी जो भाषा है उसका विकास हुआ, और आगे चलकर अपभ्रंश की रचनाएं रची गई, और अवहट्ट और अपभ्रंश की जो रचनाएं हुई, आदिकाल की रचनाएं हुई, और भक्तिकाल रीतिकाल आदि की रचनाएं हुई। और इसमें जो इसके जो प्रवर्तक की प्राकृत भाषा किसने लिखी? प्राकृत जो भाषा का श्रेय हम देते हैं महावीर स्वामी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसार जो अज्ञान में भरा हुआ था, सारे संसार को अज्ञान से निकालकर और दिव्य दृष्टि प्रदान करने का जो श्रेय महर्षि महावीर जो स्वामी थे, उस समय तो उन्होंने समाज में फैले हुए ज्ञान को दूर करने का प्रयास किया, और उन्होंने जो उनके जो विचार दिव्यावदान नामक जो एक रचना है उसमें लिखे गए हैं। और इनके जो शिष्य या आचार्य जो उन्होंने इनके जो सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाया। और इसके बाद जो सिद्धों की रचना आई, सिद्धों की रचना यानी कि सिद्ध कितने थे? 84। जो 84 सिद्ध हुए और नाथ हुए। तो इस समय में ये जो काल था ये प्राकृत भाषा का काल था। और इसमें ही एक कहानी और जुड़ी हुई है कि जो बख्तियार खिलजी जो प्राचीन जो खिलजी वंश के शासक थे, उन्होंने क्या है सिद्ध जो रहते थे, जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और एक नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जो उसने उन दोनों यूनिवर्सिटियों के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर जो रहने वाले जो सिद्ध थे, उसने उन दोनों यूनिवर्सिटियों को समाप्त करवा दिया था, अर्थात जलवा दिया था। तो इसके बाद जो सिद्ध है वो इधर भीतर हो गए, अर्थात ये इधर उधर भटके। और क्योंकि जो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत इसकी 2 शाखाएं हो गई थी, दो शाखाओं में बट गया था। एक थी हीनयान शाखा और दूसरी थी वज्रयान शाखा। हीनयान और वज्रयान 2 शाखाएं बट गई थी। तो इस प्रकार इस विकसित होती हुई जो हमारी जो प्राकृत भाषा से आगे फिर तीसरा जो काल आया वो आधुनिक आर्य भाषा काल का समय आया। और इस समय तक और अन्य जो उपभाषाएं भी, यानी कि किसी एक क्षेत्र विशेष से लेकर भी अन्य भाषाएं भी विकसित हुई। और इस भाषा के अंतर्गत हम ले सकते हैं कि शौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी आदि जो भाषाएं हम ले सकते हैं जो प्रयोग की गई। और आगे जो आधुनिक आर्य भाषा काल में की जो भाषा थी वो आधुनिक आर्य भाषा काल की वो 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से इसका जो काल हम आज तक मान सकते हैं। जो इसके अंतर्गत अपभ्रंश साहित्य की रचनाएं और अवहट्ट जैसे विद्यापति की रचनाएं, विद्यापति जो मैथिल कोकिल कहलाए, तो विद्यापति उनकी जो रचनाएं और अपभ्रंश साहित्य, इस अपभ्रंश जो साहित्य का जो प्रमुख लेखक है वो स्वयंभू है। स्वयंभू को शायद हम अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि भी कह सकते हैं कि अपभ्रंश स्वयंभू जो अपभ्रंश साहित्य की इनकी जो प्रमुख रचना है वो पांचजन्य हुई है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि ये कई बार आता है कि कौन है, तो वे स्वयंभू है। आगे चलकर जो ब्रज भाषा अस्तित्व में आई और अवधी भाषा का प्रयोग हुआ, और उसके बाद जो खड़ी बोली भाषा का, और खड़ी बोली को विकसित करने का जो सर्वप्रथम प्रयास हम
अमीर खुसरो को मानते हैं। अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया और इन्हीं क्या अमीर खुसरो ने अपना जो एक रचना लिखी जिसमें हिंदी जो खड़ी बोली या अरबी फारसी और खड़ी बोली मिश्रित रचना लिखी, यानी कि व्याकरण ग्रंथ से मिश्रित ये रचनाएं लिखी। और इसके पश्चात पुरानी हिंदी और इस पुरानी हिंदी के बाद जो अवधि से रिलेटेड जो रचनाएं तुलसीदास ने लिखी और सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। महाकवि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में रामचरितमानस, जिसे आज तक भी सारे जो हमारे देश के जो लोग हैं वो बड़े चाव के साथ पढ़ते हैं, तो उन्होंने कामायनी नामक एक महाकाव्य लिखा। और सूरदास को तो आप सभी जानते ही हैं कि सूरदास ने भी सूर सागर लिखकर इस संसार में तहलका मचा दिया। सूरदास जो बचपन से ही नेत्रहीन थे, लेकिन एक दिव्य शक्ति उनके अंदर थी और उन्होंने सूर सागर लिखा और भगवान श्री कृष्ण के जो बचपन से लेकर जो उनका जो सारा जो जीवन के बारे में लिखा। और सूरदास की रचनाएं आप सभी जानते भी हैं। और आगे चलकर जो हेमचंद्र जो ये अपभ्रंश के महान कवि हुए, और फिर आगे बिहारी, रहीम आदि की रचनाएं, और चिंतामणि जो प्रमुख जो लेखक, उसके बाद केशवदास जी आए, उन्होंने भी ब्रज भाषा की रचनाएं लिखी। और उसके पश्चात जो हिंदी भाषा का विकास हुआ और इस तरह जो इन सभी भाषाओं से विकसित होती हुई जो हिंदी है वो पुरानी हिंदी के रूप में विकसित हुई। और आगे चलकर जो ये आधुनिक आर्य भाषा काल आधुनिक हिंदी साहित्य के रूप में विकसित हुआ। इसमें हम भारतेंदु जो हमारे आधुनिक काल के प्रथम जो आचार्य हम जिसे मान सकते हैं, जिनके नाम पर भारतेंदु काल पड़ा। उसके बाद द्विवेदी युग आया। द्विवेदी युग में महावीर स्वामी का योगदान को हम नहीं भुला सकते। जो महावीर स्वामी थे वो एक सरस्वती नामक पत्रिका छपती थी, तो उस सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे वो 1903 से 20 तक। इसके जो प्रधान जो आचार्य रहे द्विवेदी जी, महावीर स्वामी। और उसके बाद छायावाद के अंतर्गत 4 कवि प्रमुख आते हैं, जिसमें हम जयशंकर प्रसाद और निराला और सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा का नाम ले सकते हैं। और आगे प्रयोगवाद से रिलेटेड जो कवि हुए, इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय आदि की रचनाएं आती हैं। और इस तरह से जो हिंदी भाषा अपना विकसित रूप लेकर नई कविता के रूप में उभरी। और 1960 के दशक की जो कविताएं लिखी गई वे हिंदी कविता के नाम से उद्धृत हुई। और इस तरह से जो हिंदी ने अपना जो विकास किया। तो बच्चों, आज जैसा कि मैं समझती हूँ आपको समझ आया होगा। और चलिए एक बार और हम इसका रीडिंग लेते हैं, जो जिससे हमें क्या है, ये बातें जो हमने पढ़ी है अभी तो वो हम ना भूलें। तो इसलिए हम एक बार और इसका रिवीजन लेते हैं कि जो हिंदी भाषा का जो विकास है वो 3 कालों में बांटा गया। प्राचीन आर्य भाषा काल, मध्यकालीन आर्य भाषा काल और आधुनिक आर्य भाषा काल। तो इसके अंतर्गत जो वैदिक भाषा और लौकिक भाषा, ये 2 भाषाएं अस्तित्व में आई। वैदिक भाषा के अंतर्गत वेदों की रचना, आरण्यक उपनिषद आदि लिखे गए, ब्राह्मण आदि लिखे गए। इसका जो समय है 1500 ईसा पूर्व से
500 ईसा पूर्व तक का। ये और यानी कि जो संस्कृत साहित्य की जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी प्राचीन आर्य भाषा काल के अंतर्गत आती हैं। और संस्कृत साहित्य के महान जो आचार्य हैं पाणिनि इसी काल के अंतर्गत आते हैं। और जो पतंजलि, जो आज भी हम जो बाबा जो रामदेव जो जिस मिशन को आगे चलाकर जो प्राचीन जो जड़ी बूटियों को मिलाकर दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं, तो वो पतंजलि जो आचार्य हुए, ऋषि हुए, तो उन्होंने उनके द्वारा जो योग शास्त्र जो रचना है योग वशिष्ठ, उसके अंतर्गत ली गई है। और आगे जो मध्यकालीन आर्य भाषा काल, इसमें 2 भाषाएं प्रमुख रूप से आई, एक पाली और एक प्राकृत। पाली भाषा की रचनाएं थी सूत पिटक, विनय पिटक। फिर है प्राकृत में महावीर जैन के जो काल में जो भाषा विकसित हुई, वो दिव्यावदान उनकी जो रचना है, जो उनके जो शिष्यों ने समाज में फैलाई, यानी कि अंधकारों या जो समाज में फैले हुए जो भ्रमों को दूर करने के लिए इस भाषा का प्रचार किया। सिद्धनाथ आदि आचार्य हुए। और आगे चलकर आधुनिक आर्य भाषा काल की भाषा सामने आई। इसके अंतर्गत ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी और पुरानी हिंदी, इसमें हम मेन रूप से अमीर खुसरो का नाम ले सकते हैं, जो हमारी जो हिंदी की जो हिंदी भाषा के यानी कि खड़ी बोली का के प्रथम जो कवि कहलाए। और उन्होंने जो अमीर खुसरो को हिंदी का प्रथम तूती भी कहा जाता है, यानी कि अमीर खुसरो सबसे पहले ही ऐसे कवि हुए जिन्होंने क्या है अरबी और फारसी मिश्रित शब्दों को इस्तेमाल किया। इसके पश्चात तुलसीदास की और सूरदास की रचनाएं आती हैं। और फिर अन्य जो बिहारी रही चिंतामणि केशवदास की जो रचनाएं आती हैं। और इस प्रकार आधुनिक आर्य भाषा काल तक हम पहुँचे। और आधुनिक जो आर्य भाषा काल है, ये भारतेंदु के नाम पर जो काल पड़ा, जो भारतेंदु काल, द्विवेदी काल और छायावाद और प्रयोगवाद और नई कविता। तो इस तरह से हिंदी भाषा का विकास हुआ। और इससे ही शोरशैली, ब्राह्मण, खस, अर्धमागधी, मागधी आदि भाषाएं जो उपभाषा के अंतर्गत आई। उपभाषा बच्चों एक ऐसी भाषा होती है जिसका जो अपना अलग से साहित्य भी होता है, और जिसमें रचनाएं यानी कि उस समय के जो साहित्यकार उसमें रचना भी करते हैं, यानी कि उस अपना जो अस्तित्व में अपने क्षेत्रीय जो भाषा के रूप में जो आने वाली भाषाएं उपभाषाएं कहलाती हैं। तो कल हम इन भाषाओं के विषय में पढ़ेंगे। तो आज मैं समझती हूँ कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।